अस्सलामुअलैकुम। काला पुजारी एपिसोड 2। पहला दिन गुजर गया, लेकिन दूसरी रात एक अजीब वाकया हुआ। खंडर में एक खूबसूरत सा दरख्त था जिस पर आमतौर से चिड़िया नजर आ रही थी। मैंने दिन की रोशनी में उन हसीन चिड़ियों को देखा, बिल्कुल ही अलग लगती थी। तब मैंने देखा कि दरख्त की ऊपरी शाख से एक सांप उतर रहा है। मैं जाप कर रहा था, लेकिन काले नाग को देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल को एक खौफ का एहसास हुआ। अगर ये उतरकर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूं? मैंने दिल में सोचा और इस एहसास के साथ खामोश हो गया कि शास्त्री ने मुझसे कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो अपनी जगह मत छोड़ना। हो सकता है कि ये सांप मुझ तक ना पहुंचे। लेकिन मेरी निगाहें सांप पर जमी रहीं। सांप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और फिर थोड़ी देर के बाद वो एक घोंसले के पास रुक गया। फिर मैंने सांप को अपना फन घोंसले में दाखिल करते हुए देखा और कुछ लम्हों बाद जो मंजर मेरी निगाहों के सामने आया उसने मेरा दिल तड़पा दिया। वो रंगीन और हसीन चिड़िया सांप के मुंह में दबी हुई फड़फड़ा रही थी और सांप उसे मुंह में दबाए पीछे हट गया। चिड़िया बुरी तरह मचल रही थी और मेरा दिल सीने से निकल रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि सांप को किसी तरह हलाक करके उस चिड़िया को आजाद करा दूं, लेकिन शास्त्री के अल्फाज भी मेरे जहन में थे। देखते ही देखते सांप चिड़िया को निकल गया और फिर उसने दोबारा फन अंदर डाला और दूसरी चिड़िया निकाल ली। उसे भी हलाक करने के बाद सांप ने ऊपर की जानिब रुख किया और दरख्तों की शाखों में गुम हो गया। हसीन चिड़ियों का घोंसला खाली हो गया। मेरे दिल को शदीद दुख का एहसास था। कितने सुकून की जिंदगी गुजार रही थी वो, लेकिन अब उनका वजूद मिट गया। एक दुश्मन उन्हें खा गया। सांप अपनी जगह से गायब होने के बाद फिर नजर नहीं आया और फिर मैंने बमुश्किल तमाम अपना जहन जाप की तरफ मबजूल कर दिया। यहां तक कि चांद ने सर उभारा और मैंने जाप खत्म करके अपनी जगह की राह ली, मगर मेरे कानों में चिड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। इसी तरह मुझे जाप करते हुए 5वां दिन आ गया। इस दौरान अजीबोगरीब हालात पेश आए थे। वैसे जाप करने के वक्त के लिए मैंने एक डंडा अपने साथ ले लिया, ये सोचकर कि अगर सांप मेरी तरफ आए तो मैं दरख्त की छांव के नीचे ही निमट सकूं। मूजी का क्या भरोसा कब कहां से निकल आए। मैं इंतजार कर रहा था और मेरे जाप का 5वां दिन चल रहा था। ये 2 दिन और बाकी रह गए थे। मौसम उस वक्त काफी खुशगवार था और आसमान पर सितारे, चांद बार बार उन बादलों की ओट में छुप जाता। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती चली गई और फिर बादल छट गए। अब चांद पूरी आबोताब के साथ निकल आया और फिजा में चारों तरफ रोशनी फैल गई। मेरा जाप जारी था कि कहीं से एक बिल्ली मेरे सामने म्याऊं म्याऊं करती हुई आ गई। वह दरख्तों की छांव के उस तरफ मेरी जानिब रुख करके बैठ गई। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया और बिल्ली को देखने लगा, जो ना जाने मुझसे क्या चाहती थी। वो कई बार मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकालने लगी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझसे मुखातिब हो। बड़ी खूबसूरत बिल्ली थी जिसे देखकर मैं मुस्कुराता रहा। मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो चाहती क्या है, लेकिन फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया जिसने मेरी रूह को लर्जा दिया। उसी लम्हे सामने वाले दरख्त से जिस पर मैं कभी चिड़ियों का घोंसला देखता था और अब वो घोंसला वीरान देखकर मेरे दिल को दुख होता। अचानक एक कद्देआवर बिल्ले ने छलांग लगाई। काले रंग का ये बिल्ला बड़ी लंबी छलांग लगाकर बिल्ली पर कूदा। बिल्ली अपनी जगह से उठकर भाग गई और बिल्ला गुर्राता हुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। मैंने हैरत से देखा, वो बिल्ला आम जसामत से कहीं ज्यादा था और काफी मोटा ताजा। देखते ही देखते उसने बिल्ली पर झपटा मारा और उसकी गर्दन अपने दांतों में दबोच ली। मेरे हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने डंडे को मुट्ठी में पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि खड़ा हो जाऊं और इस खूबसूरत बिल्ली को बचाऊं, जो अब बिल्ले के जबड़ों में दबी हुई तड़प रही थी। जमीन पर अच्छा खासा हंगामा हो रहा था। बिल्ला उस बिल्ली को भंबोड़ रहा था और देखते ही देखते बिल्ली खून में नहा गई। बिल्ले ने उसकी टांगे चबा डाली और थोड़ी देर के बाद वो उसके पूरे बदन को चट कर गया। बिल्ली को उसने तरोड़ मरोड़ कर रख दिया और अब जमीन पर खून के छींटों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। काले बिल्ले का मुंह खून से रंगीन हो गया और उसकी जिसामत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। बिल्ली को हजम करने के बाद वो लंबी जुबान निकालकर अपने मुंह पर लगा खून चाटने लगा। तभी उसकी गोल गोल खौफनाक आंखें मेरी जानिब उठ गईं और वो इस तरह ठिठक कर रुक गया जैसे उसने पहली बार मुझे देखा हो। ना जाने क्यों मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। बिल्ले की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शिकार को ताक रहा हो। फिर वो दबे कदमों मेरी जानिब बढ़ने लगा और मेरे औसान खता हो गए। ये कमबख्त बिल्ला आखिर चाहता क्या है, मैंने सोचा। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं डंडा हाथ में संभाले उठता जा रहा था। अगर इसने मुझ पर हमला किया तो जाहिर है मुझे इससे जंग करना पड़ेगी। फिर बिल्ला दरख्तों की छांव में उस हिसार के करीब आ गया जिससे बाहर निकलने के लिए मुझे मना कर दिया गया था।
और अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं इससे मुकाबला करूं। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपने होशो हवास नहीं खोए और ये सोच रहा था कि बिल्ला अगर अंदर आ गया तो इससे किसी तरह जंग करूंगा। लेकिन बिल्ला अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो इस तरह मुझे ताकता रहा जैसे मौका मिलते ही मुझे भी बिल्ली की तरह चीर फाड़ कर चट कर जाएगा। बिल्ली को जिस अंदाज में उसने चबा डाला था वो अब भी मेरे जहन पर नक्श था और मेरा बदन उसे देखकर हल्के हल्के कांप रहा था। बिल्ला तकरीबन 2 या 3 मिनट तक वहां खड़ा रहा। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि चांद निकल आया है और अब मुझे भी अपना जाप खत्म कर लेना चाहिए। वैसे भी अब सिर्फ चंद बार की बात रह गई थी। चुनाचे मैं अपनी जगह बैठ गया, लेकिन डंडा मैंने अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। यहां तक कि मैंने अपना जाप पूरा किया और जैसे ही मेरे जाप का आखिरी शब्द खत्म हुआ, मैं डंडा लेकर उस बिल्ले के पीछे दौड़ा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मेरे अंदर फिर वही कुव्वतें उभर आई थी जो मैंने सोमरस पीने के बाद महसूस की थी। जाप के दौरान अलबत्ता मुझे खौफ महसूस होता था, लेकिन जाप के बाद मैं बिल्कुल नहीं डरता था। मैं देर तक वहां खड़ा रहा और उस तने को डंडे से बजाता रहा कि आ कमबख्त नीचे आ, मैं तुझे देख लूं। बिल्ले पर मेरा गुस्सा बहुत शदीद था और ये दरख्त, इस नहुसत की जड़ पर कमबख्त सारी बलाएं रहती थीं, वो सांप और बिल्ला। लेकिन अब मुझे यूं लग रहा था जैसे बिल्ला दरख्तों की शाखों में गुम हो गया हो। मैं काफी देर तक दरख्त के तने पर डंडे बरसाता रहा, लेकिन बिल्ले ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसकी आंखें कहीं चमक रही थी, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दरख्त पर चढ़कर उसे तलाश करूं। लेकिन फिर मैंने अपनी इस दिलेरी को सीने में दबा लिया। क्या फायदा, किसी और मुसीबत में फंस जाऊं। वहां सांप भी है। और इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने सोचा था कि बिल्ला अगर नजर आ गया तो मैं उसे मारूंगा जरूर। अचानक ही मुझे अपने अकब में सरसराहटें महसूस हुई और मैंने पलट कर देखा और एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंसान अपनी दहशत और अपने खौफ पर बड़ी मुश्किल से काबू पाता है। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक चला रहा था, मुझसे बहुत ज्यादा फासले पर नहीं था। मैंने हलक से एक धार निकाली और पलटकर बिल्ले की जानिब दौड़ा, लेकिन मेरे पलटते ही वो फिर भाग गया। मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो कमबख्त भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मैंने सोचा लानत है इस पर, अब मुझे अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस पलटा और थोड़ी देर के बाद ही अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। वही तन्हाई, वही परेशान कुन ख्यालात। सच्ची बात तो यह है कि मेरी तमाम शख्सियत ही खत्म होकर रह गई थी। मेरी रिहाइशगाह सुनसान पड़ी हुई थी। अब तो यूं लगता था जैसे इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रह गया। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक तरह से दुनिया से कटकर ही रह गया था। बाहर की जिंदगी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। जो जाप मुझे बताया गया था वो मैंने पूरा कर लिया था, और ना जाने क्यों कर लिया था इसका खुद भी मुझे अंदाजा नहीं। ये बात मुझे आज भी अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा नाम सिकंदर शाह है और मेरे बाप का नाम समुंदर शाह था। मैं बाकायदा एक घरेलू नौजवान था। ये अलग बात है कि माँ बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया। वालिद साहब का काम भी कुछ अजीब सा था, लेकिन उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी थी और मुझे अपने माजी के बारे में अच्छी तरह याद था। बात कहाँ से बिगड़ी थी अंदाजा सही नहीं हो पा रहा था। चलें, वालिद साहब को एक तरह से उनके झूठे इल्म की सजा मिली। हालांकि वो मुझे भी इसी तरह का तावीज़ गंडे वाला आलिम बनाना चाहते थे। ये और बात है कि मेरी फितरत में यह सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक मुसलमान घराने में आंख खोली थी। रिश्ते नाते और कुर्बो जवार के लोग भी मुसलमान ही थे। फिर मुझ पर यह ताब क्यों नाजिल हुआ, गौर करने से अपनी गलती नजर नहीं आई। बस ये कहना चाहिए कि वक्त ने फुटबॉल बना दिया। चारों तरफ से लातें पड़ रही थीं। वो शख्स जिसे मेरी जगह दी गई थी बेचारा पता नहीं किस अजाब में गिरफ्तार हुआ होगा। अचानक मेरा दिल चाहा कि मुझे उसके बारे में मालूम हो जो मेरा हमशक्ल था। ये बात अखबारात से पता चल सकती थी, लेकिन अखबारात मुझ तक कहाँ से पहुँचते, क्या करूँ क्या ना करूँ। तबीयत में एक ऐसी बेचैनी पैदा हो गई कि मैं अपने आप से ही झुंझला गया। मैंने सोचा कि जिंदगी की इंतहा मौत तो होती ही है, बाहर की दुनिया में खुलकर अपने आप को तलाश करूं। कलकत्ता में मेरे साथ जो कुछ हो चुका है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो औरत जादूगरनी थी, पता नहीं सचमुच काली थी या फिर उसका कोई झूठा रूप, लेकिन उसने मुझे तबाह कर दिया। क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। काफी देर तक ये सोचता रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। फिर घर से बाहर निकल आया। बड़ी अजीब सी जगह थी जहां शास्त्री ने मुझे रखा। दूर दूर तक वीराना नजर आ रहा था, लेकिन अब यहां रुकने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं बस बेख्तियारी के अंदाज में चलता रहा और मंजिल का कोई तायन नहीं था। काफी फासला तय करने के बाद ढलान नजर आए और उन ढलानों के इख्तिताम पर आबादी, सरसब्ज़ व शादाब खेत फैले हुए थे और उनके पसे मंजर में ऊंचे नीचे मकान नजर आ रहे थे जो मामूली नहीं थे।
गोया कोई बाकायदा शहरी आबादी थी। मैं ना जाने किन सोचों में गर्क होता चला जा रहा था और फिर एक दरख्त के पास पहुंच गया। उससे थोड़े ही फासले पर मकानात बने हुए थे। मैं चूंकि काफी पैदल चलकर आया था इसलिए कुछ थकन सी हो गई थी। दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था कि अचानक एक तरफ निगाह पड़ गई और मैं चौंक पड़ा। कलाम पाक का एक फटा हुआ वर्क था जो थोड़े फासले पर पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस पर मुकद्दस आयत लिखी हुई थी। बेख्तियार दिल में एहतराम का जज्बा उभरा। कहीं से ये वर्क उड़कर यहाँ तक आ गया है। जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर उस वर्क को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे हाथों में आग लग गई हो। इतनी शदीद तपिश और जलन थी कि मैं घबराकर पीछे हट गया। उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और कलाम मुकद्दस का वो वर्क हवा में उड़ गया। मेरे हाथों में अब भी शदीद जलन थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने लोहे का तपता हुआ टुकड़ा छू लिया हो। मैं कर्ब के आलम में अपने हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा और मुकद्दस आयत का वो वर्क हवा में उड़कर कहीं से कहीं चला गया। ये अनहोनी थी, नाकाबिले फहम। ना जाने ऐसे क्यों हुआ। मुझे तो यूं लगा जैसे मैं उस मुकद्दस आयत को छूने के काबिल न रहा हूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि अकब से कदमों की सी आवाजें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो चौंक पड़ा। शास्त्री इसी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। आओ कालिदास आओ। शास्त्री, मेरा नाम कालिदास नहीं है, मैंने घुर्राई हुई आवाज में कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। अब भी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? शास्त्री हैरानी से बोला। मेरा नाम सिकंदर शाह है, समझे? नहीं सिकंदर शाह। अब तुम सिकंदर शाह कहां से रहे? काली के दास हो तुम, समझे? आओ बेवकूफी की बातें ना करो। जो कुछ मिल गया है उससे गर्दन ना मोड़ो। आगे तुम्हें क्या मिलना है उस बारे में सोचो। आओ मेरे साथ आओ। मैं बेख्तियार उसके साथ चल पड़ा और फिर वो जिस घर के अहाते में दाखिल हुआ वो दूर से देखने ही से शानदार नजर आ रहा था। बड़ा सा लकड़ी का फाटक लगा हुआ था। उसके आगे इंतहाई खूबसूरत बागीचा फैला हुआ था। तरह तरह के दरख्त मौजूद थे उसमें। दरमियान में एक रविश थी जो एक घर की इमारत पर जाकर खत्म होती थी। शास्त्री मुझे उससे अंदर ले गया। अंदर मुझे सबसे पहले कुछ लड़कियां नजर आईं जो अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थीं। यूं लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हों। शास्त्री ने कहा, बालियो, महाराज कालिदास आ गई हैं, इनकी सेवा करो, मैं चलता हूँ। लड़कियां मेरे करीब आ गईं और उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। चिल्लाहट आहिस्ता आहिस्ता रफा होती जा रही थी। कमबख्त मिजाज की यही खराबी मेरा खाना खराब किए हुए थी और एकदम मुझे एहसास हुआ था कि अगर यह खराबी मेरे अंदर ना होती तो मैं उस खूबसूरत बला के चक्कर में ना फंसता जो बाद में हिंदुओं की काली देवी साबित हुई थी। लड़कियां मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गईं। बाहर से ये इमारत कुछ खास नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर से इसका हुस्न देखने के काबिल था। एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में मुझे ले जाया गया और मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई लड़कियां मुझसे हंसी मजाक करने लगीं। कालिदास महाराज, स्नान कर लीजिए, हमने आपके लिए खुशबूदार बात तैयार कर दिया है। मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। लो, कपड़े तो बदलेंगे ना आप? एक शौक लड़की बोली। जरूरत तो नहीं है। हमें तो है, उसने कहा और तमाम लड़कियां हंसने लगीं। उनके कलाई और नकरई कह के बड़े भले लग रहे थे। मैंने गुस्ल किया, लिबास भी तब्दील किया और सही मायनों में अपने आप को कुछ हल्का हल्का महसूस करने लगा। फिर उन लोगों ने मुझे खाने पीने की कुछ चीजें पेश की, खालिस हिंदू स्टाइल की थीं। मेरे महसूसात सब ठीक थे। जान रहा था कि जिस माहौल में आया हूं वो मेरा अपना माहौल नहीं और ना ही मेरे मजाज से मुताबिकत रखता है, लेकिन बात वही थी, अच्छा लग रहा था। चुनाचे मैं उनके साथ बेतकल्लुफी से हंसता बोलता रहा। फल भी खाए, जो चीजें खाने पीने की दी थी वो भी खाई। फिर रात हो गई। रात को उन्होंने एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में रक्स और सुरूर की महफिल जमाई। लड़कियां रक्स कर रही थीं और मैं उनके दरमियान राजेंद्र बना बैठा था। निगाहें एक तरफ उठी हुई थीं, मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गईं और जो मैंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। ये वही लड़की थी जो कलकत्ता में मुझे काली की हैसियत से मिली, लेकिन इस वक्त वो एक इंतहाई कीमती लिबास में मलबूस और पहले से कहीं ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। मैं उसे देखकर सकते में रह गया। दूसरी लड़कियां उल्टे पांव पीछे हटने लगीं और इसके बाद कमरे के मुख्तलिफ दरवाजों से बाहर निकल गईं। काली मेरे पास पहुंच गई। उसके होंठों पर वही दिलकश मुस्कुराहट थी जो पहली बार मुझे मशहूर करने का बाइस बनी। हेलो, पहचान गए मुझे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो समझा था कि इस वक्त तुम मुझे नहीं पहचानोगी। क्यों, ऐसा क्यों समझे थे तुम? बस मेरे दिल में यही ख्याल था। ठीक तो हो ना? जिस मुश्किल में तुमने फंसा दिया था उसके बाद ठीक होने का क्या सवाल पैदा होता है? कालिदास, तुम भी मुझे कालिदास कहोगी? तो फिर क्या कहूं? सिकंदर, मैंने जवाब दिया और उसका मुंह बिगड़ गया। क्यों, तुम्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा?
मैंने इस बात का कोई फौरी जवाब नहीं दिया। अच्छा तो लग रहा था, ये सब कुछ मेरे मिजाज के मुताबिक था। वो मेरे करीब ही बैठ गई थी, लेकिन तमाम तर खूबसूरती और हसीन लिबास के बावजूद उसके बदन से मध्यम मध्यम सी नागवार बू उठ रही थी, जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की अगर इस तरह बदबूदार हो तो जहन तो खराब होना ही होता है। लेकिन मैंने इससे कोई एतराज नहीं किया। वो कहने लगी, तमाम शिकायतें दिल से निकाल दो। अब तुम कालिदास बन चुके हो। हमाकत के तमाम नाम जहन से दूर कर दो। तुम्हें एक बहुत ही अहम मिशन पर काम करना है। यूं समझ लो कि तुम्हें मेरी एक ऐसी दुश्मन के खिलाफ काम करना है जो सदियों से मेरी दुश्मनी का शिकार चली आ रही है, या फिर मुझे शिकार बनाने की कोशिशें करती रहती है। कभी वो मुझ पर भारी पड़ जाती है और कभी मैं उस पर। मगर तुम तो बहुत बड़ी अवतार हो, देवता हो इन लोगों की। किन लोगों की? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा मतलब है अपने मानने वालों की। वही तो इसके लिए हसद और जलन की बात है। वो मेरा ये स्वभाव पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करूं? ऐसी बेदर्दी की बात मत करो। तुम्हें वो कुछ मिलने वाला है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने मजाज को भूल गए। जो तुम सिकंदर थे तो सारी हुस्न की कायनात के बादशाह बनना चाहते थे, और यहाँ भी तुम्हें वही सब कुछ मिला है जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो। मैं मानता हूँ, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि मेरा ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है, और मैं बचपन ही से। और वो अचानक ही उसने हाथ उठाकर मुझे बात करने से रोक दिया। उसके अंदाज में एक नफरत, एक कराहत सी पैदा हो गई। फिर उसने कहा, बुरा मत मानना अगर एक बात कहूँ, हर तरह के लोग होते हैं संसार में। कुछ लोग वो होते हैं जो कुछ नहीं होते, मगर अपने आप को कुछ जाहिर करना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी श्री समुंदर शाह पुरस्कार उलूम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु उल्टे सीधे जाप चिल्ले करते रहा करते थे। एक मर्तबा उन्होंने मुझे भी छेड़ा और मेरे जिस्म में 16 बर्छे उतार दिए। अगर 21 बर्छे उतार देते तो मैं शदीद जख्मी हो जाती। ये जादू मंत्रों का खेल है जिसे तुम नहीं जानते। तुमने तो अपना जीवन दूसरी ही तरह बिताया है। परिस्त काली और मरंत काली का खेल सदियों पुराना है। अगर इस खेल को छेड़ा जाए तो फिर दो ही बातें होती हैं, दोनों में से एक जीतता है। मेरे तो बहुत से दास हैं और बहुत सी दासियां हैं जो मेरे लिए काम करती हैं। अगर एक को नुकसान पहुंचा तो दूसरी मौजूद, अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा मौजूद। पर वो जो मेरे खिलाफ जादू टूने और मेरे काले जादू का तोड़ करते हैं, अगर सही तौर पर अपना काम नहीं कर पाते तो फिर मेरी भी मजबूरी होती है कि उनका सत्यानाश कर दूं। इस फेर में मत पड़ो। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो बुरा नहीं है, वो तुम्हारे काम आने वाली चीज है। उससे फायदा उठाओ। तुम काले संसार के रास्ते पर चल पड़े हो और अब बीच में खड़े हो। मैंने तुम्हें बलवान बना दिया है, शक्ति दी है कि तुम हाथियों से लड़ सकते हो। ये शक्ति उधार की शक्ति है, पर तुम्हारी भी हो सकती है। शास्त्री मेरा दास है, मेरे ही कहने पर तुम्हें बचा कर लाया है, और हमने तुम्हारे लिए एक मनुष्य की बलि दी है। वो जो तुम्हारा हमशक्ल है, मौत की सजा पा चुका है तुम्हारी जगह। कुछ दिन के बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। ये काम सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि तुम्हें एक अलग काम करना है। वो पापन सदियों पुरानी रूह है। मैंने कहा ना, ये एक लंबा खेल है जिसकी तफसील तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बता दी जाएगी। रूप गजनाली है उसका नाम, और अगर संसार में मेरे मानने वाले ज्यादा ना हो जाते तो रूप गजनाली काली देवी की जगह ले लेती और सारे का सारा काला जादू उसकी मलकियत होता। ये लंबे खेल हैं जिनके बारे में तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम हो सकता है। अब तुम आराम करो और मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलाह दे रही हूँ। शास्त्री जो कुछ कहे वही करते रहो। इसी में तुम्हारी जीत है और इसी में तुम खुश रहोगे। कुछ कदम आगे बढ़ाकर तो देखो। मैंने एक गहरी सांस ली। जो कुछ वो कह रही थी था तो बड़ा अजीब और पुरस्कार, और मुझे अंदाजा हो रहा था कि जिंदगी में ये सब कुछ भी होता है। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में धोखा खा गया था। काली चली गई, लेकिन मेरे जहन में सोचों का तूफान छोड़ गई। बार बार मुझे अपना माजी याद आने लगता। मेरा दिल कह रहा था कि इस वक्त जब मैं कलकत्ता पहुंचा था और उसके बाद काली ने मुझे काली के मंदिर की सैर कराई थी, मेरे ऊपर काली का सिहर शुरू हो गया। और फिर जब वो मुझे इस घिनौनी रिहाशगाह में लाई और उसने मुझे वो मशरूब पेश किया जो मेरे लिए नाकाबिल फहम था, बस तभी से मैं काले सिहर का शिकार हो गया और मुझसे मेरा ईमान छीन लिया गया। जिसकी जबरदस्त मिसाल ये थी कि मैंने कलामे इलाही के उस वर्क को छूने की कोशिश की तो मेरे हाथों में आग लग गई और वर्क उड़कर मेरी पहुंच से बहुत दूर चला गया। इससे मुझे अपनी काली तकदीर का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मुझसे मेरा ईमान, मेरा धर्म छिन चुका है। कुछ भी था, मुकद्दस रूहें मेरे इर्द गिर्द चकराती थी और उन्होंने मेरे तहफ्फुज का बेड़ा उठा लिया था। लेकिन इंसान अपने हाथों से तबाही के गड्ढे में गिरना चाहे तो फिर उसे कौन रोके। मेरे रुखसारों पर आंसू बहने लगे। शास्त्री के बारे में मुझे इल्म हो चुका था कि वो भी काली का पुजारी है।
सारा खेल मेरे इलम में आ गया। जब वो मुझसे मिला तो मैंने सर्द निगाहों से उसे देखा। कैसे हैं महाराज कालिदास? शास्त्री काली ने मुझसे मुलाकात की थी और उसने बताया था कि तुम मुझसे मिलकर मुझे आगे की बातें बताओगे। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। इससे पहले मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। हाँ बोलो। महाकाली का नाम आप इस तरह ना लिया करें, वो हमारी अवतार है। हम उसके चरणों की धूल हैं, हम उसका बड़ा मान करते हैं महाराज। आप भी काली के दास हैं, इसलिए आप उसे महाकाली कहा करें। नहीं शास्त्री, यही मैं तुमसे कहना चाहता था। मैंने कहा तो शास्त्री चौंक पड़ा। क्या? उसने सवाल किया। मैं कालिदास का नाम नहीं चाहता। हैं? वो हैरत से बोला। हाँ। मगर क्यों महाराज? मैं तुम्हें इस क्यों का जवाब नहीं देना चाहता। मगर आप काली के दास बन चुके हैं, आपने उसके सारे स्वभाव स्वीकार कर लिए हैं। मैंने तुमसे जो कहा, अगर वो मुमकिन हो सकता है तो ठीक है, वरना मैं काली की एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। शास्त्री सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक बात हम भी कह देते हैं आपसे महाराज। हाँ बोलो। आपको सिकंदर शाह के नाम से तो कभी पुकारा नहीं जा सकता, सारी बात ही खत्म हो जाती है। शास्त्री ने कहा, ठीक है, लेकिन कालिदास के नाम से भी नहीं पुकारोगे? बीच का नाम रख लो, कोई भी नाम, चाहे वो हिंदू है, मुझे एतराज नहीं, मगर मैं कालिदास के नाम से नहीं पुकारा जाना चाहता। तो फिर हम आपको राजहंस कह लेते हैं। मैंने कहा ना, कुछ भी कह दो इसके अलावा। ठीक है महाराज, आज से आपको राजहंसी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें भी काली के रंग झलकते हैं और आपका मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? मैंने सवाल किया। जी महाराज, आपको थोड़े दिन तक यहाँ अलग अलग तरबियत दी जाएगी और उसके बाद आपको राणा हरीश मुखर्जी के पास जाना है, जिसके माता पिता राजा थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनसे उनकी राजधानी छीन ली और उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया। राजा का खिताब भी छीन लिया गया उनसे। चुनाचे राजा हरीश मुखर्जी अब राणा हरीश मुखर्जी कहलाते हैं। उनके बारे में आपको इतना बताया जा सकता है, जय तिलक जी, कि वो बड़े दिल वाले हैं, बहुत अच्छे मिजाज के मालिक, हंसने बोलने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खतरनाक जानवरों के शिकार के रसिया हैं। शेर, चीते, हाथी, रीछ, बस यूं समझ लीजिए कि उनसे उनकी दुश्मनी है। राजा हरीश मुखर्जी लंबे लंबे शिकार पर जाते रहते हैं, उन्हें शिकारियों की बड़ी पहचान है और वो शिकारियों की बड़ी इज्जत करते हैं। आपको एक बड़े शिकारी की हैसियत से उनके पास जाना होगा। हम काली के चमत्कार से काम लेकर जय तिलक महाराज का नाम रोशन कर देंगे और जय तिलक जी राणा हरीश मुखर्जी के पास एक माहिर शिकारी की हैसियत से जाएंगे और फिर उनके साथ जो कुछ होगा वो आगे की कहानी होगी। मुझे एकदम दिलचस्पी का इजहार हुआ। वैसे तो हर तरह के शौक और हर तरह की ख्वाहिशें मेरे दिल में थीं, लेकिन कभी कभी कुछ ख्वाहिशें दिल में पैदा होती थीं। मसलन ये कि मैं पुरस्कार जंगलों में जाऊं और वहां जाकर खतरनाक जानवरों का शिकार खेलूं। दर्जनों बार यह ख्याल मेरे दिल में उभरा था, लेकिन जाहिर है जिस माहौल में रह रहा था वहां बाकी तो सब कुछ मिल जाने के इम्कानात थे, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होने की कोई गुंजाइश न थी। और बिल्कुल अचानक ये अनोखी बात मेरे इल्म में आई थी, तो मुझे इससे एक दिलचस्पी का एहसास हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है शास्त्री, मेरा नाम भी ठीक है। मैं इस नाम से राणा हरीश मुखर्जी के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वहां मेरे जाने की कोई गुंजाइश है? इसका सारा इंतजाम हम खुद करेंगे महाराज। ठीक है। इसके अलावा यही नहीं, वहां पर आपको राजवती जी भी मिलेंगी। ये कौन है? वो तो आपको देखकर ही अंदाजा होगा महाराज। बस यूं समझ लीजिए कि आपका मन उसी से लगेगा, और फिर जैसा कि महाकाली ने आपसे कहा है कि आपको उनकी दुश्मन रूप गजनाली के लिए काम करना होगा, तो इस काम का आगाज राणा मुखर्जी की हवेली से ही होगा। अजीब कहानी है और बड़ी ही सुंदर। शास्त्री भद्दे अंदाज में मुस्कुराया और मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। शास्त्री के साथ होने वाली गुफ्तगू में मजा आया था। फिर मैंने शास्त्री से कहा, अच्छा तो फिर अब मुझे क्या करना है? महाराज, थोड़ी सी कारीगरी सीखनी है आपको। चलो ठीक है। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। ये कारीगरी भी खूब थी। बहुत से लोग उस इमारत में आ गए और उन्होंने मेरी तरबियत शुरू कर दी। मुझे उम्दा किस्म की बंदूकों से निशानाबाजी सिखाई जा रही थी और मुझे यूं लगता था जैसे मेरे अंदर की सलाहियतें हद से ज्यादा बढ़ गई हों, या फिर कुछ पुरस्कार कुव्वतें मेरी मदद कर रही हों। मैंने बेहतरीन निशानाबाजी सीख ली। इसके साथ साथ ही मुझे जिस्मानी मश्क भी कराई जा रही थी। वो जाप जो मैंने शास्त्री के कहने पर किया था और जो इंतहाई खौफनाक था, उसने मेरी जिस्मानी कुव्वतों को खूब बढ़ा दिया। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हुई जो ना बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। मुख्तसर यूं कहूं कि वहां मौजूद लड़कियों का जो ग्रुप था, उसने ना जाने मुझ पर क्या क्या रंग आजमाने शुरू कर दिए। कभी मुझे दूध और चंदन मिले पानी से नहलाया जाता, कभी तरह तरह की जड़ी बूटियां मेरे चेहरे पर लेप की जाती। ये लेप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर किया जाता और जब कभी मैं आईना देखता तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता।
मुझे सिर्फ राजहंस का नाम ही नहीं दिया गया बल्कि राजहंस बनाने की कोशिश भी की जा रही थी और इस सिलसिले में वो लोग पूरी तरह कामयाब हो रहे थे। गर्ज ये कि अब अपनी तारीफ मैं क्या करूं। अब तो सच्ची बात यह है कि खुद अपना नाम भी भूल गया और जब मुझे राजहंस कहकर पुकारा जाता तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर फूट उठती। अलबत्ता इस दौरान वो हसीन लड़की जिसने अपना नाम काली बताया था और जो किसी भी तरह उस भयानक रूप पर पूरा नहीं उतरती थी, लेकिन उसने जो तजुर्बे मुझे कराए थे वो आज भी मेरे दिल में शदीद खौफ का बायस बने हुए थे। वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आई। मुझे भी उसकी ज़रूरत या तलब महसूस नहीं हुई। अलबत्ता कभी कभी रात की तन्हाइयों में मेरा माजी मेरे सामने मुंह खोलकर आ खड़ा होता। सारे अमल जारी रहे। शास्त्री कभी कभी मुझसे आकर मिलता। उसने कहा, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि राणा हरीश मुखर्जी एक जुनूनी किस्म का शिकारी है। आमतौर से वो हिंदुस्तान भर के जंगलों में शिकार खेलता फिरता है और ये बात शायद तुम्हारे इल्म में ना हो कि हिंदुस्तान के जंगल किसी भी तरह अफ्रीका या दूसरी दुनिया के जंगलों से कम नहीं है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ खास तौर से हिमालय की तराई में बिखरे हुए जंगल दुनिया के खौफनाक तरीन जंगलों से ज्यादा खौफनाक हैं। तो तुम्हें मैं राणा हरीश मुखर्जी के बारे में बता रहा था कि राणा हरीश मुखर्जी एक नामवर शिकारी हैं, लेकिन इन दिनों शिकारियों की दुनिया में राजहंस का पुरस्कार नाम पूरी तरह गर्दिश कर रहा है। राजहंस? हाँ, मगर आपने मेरा नाम तो राजहंस ही रखा है शास्त्री जी, तो मैं और किस नाम की बात कर रहा हूँ? ओहो, आपका मतलब है कि हाँ, अखबारात और शिकारियों के मुख्तलिफ टोलों में राजहंस के शिकार की कहानियां दूर दूर तक बिखरी हुई हैं। शायद तुमने उसका नाम सुना हो। उसका नाम था जिम कार्बेट। नहीं, मैंने नहीं सुना। एक अंग्रेज शिकारी है और बहुत मशहूर है, लेकिन राजहंस इस वक्त जिम कार्बेट पर भी सबकत ले जा चुका है। तुम्हारे निशानाबाजी के कमालात मैं देख चुका हूँ। तुम एक दलेर और बहादुर इंसान भी हो। बेशक तुम पर यह मेहनत की गई है, लेकिन जानते हो किसके कहने पर? नहीं समझा, जरा समझाते रहा करो मुझे शास्त्री, मैंने पुर्रोब लहजे में कहा। काली देवी के कहने पर, वो जो तुम्हें अपने खास साथियों में शामिल कर चुकी है। तुम एक बात जानते हो शास्त्री, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो तुम कह रहे हो और बगैर पूछे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पूछने का हक हासिल है कि काली देवी आखिर मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हो गई है। देखो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इंसान किसी को अपना सब कुछ मानने के बावजूद उसे बता नहीं सकता, और फिर ये देवी देवता और अवतार, इनके काम बिल्कुल खुफिया होते हैं। अलबत्ता जितनी मेरी मालूमात है उतना मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। काली देवी की एक बदतरीन दुश्मन रूप गजनाली है और तुम्हें रूप गजनाली के खिलाफ ही तैयार किया जा रहा है। कमाल की बात है, जिसे मैंने आलमे तसव्वुर में भी कभी नहीं देखा, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसके खिलाफ काम करना है। यही तो मजे की बात है राजहंस, कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे इल्म से बाहर है और मेरे भी इल्म से बाहर, लेकिन महाकाली जानती है कि वो क्या कर रही है। बस तुम ये देखो कि संसार में तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ये सब कुछ देख लोगे और उसे पा लोगे तो फिर एक आध बात को अगर दिमाग के अंदर छुपा कर रखा जाए तो कोई बुरी बात ना होगी। बातें तो तुम खूब बना लेते हो। अच्छा ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है? हाँ, आज मेरा तुम्हारे पास आना इसी मकसद के तहत है, शास्त्री ने कहा और मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। शास्त्री कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम क्या समझते हो कि अगर तुम्हें शिकार के लिए किसी जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या पूरे भरोसे के साथ शिकार कर सकते हो? हाँ, यकीनन। मैंने खौफजदा होना नहीं सीखा। घोड़े की सवारी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये बात तुम उन ट्रेनरों से पूछ सकते हो जिन्होंने मुझे घुड़सवारी की मश्क कराई है। बागा का कहना है कि तुम कुदरती घुड़सवार हो और घोड़ा तुम्हारे पैरों के नीचे आकर इस तरह सीधा हो जाता है कि यकीन ना आए। शायद ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं शास्त्री, ये सब काली का चमत्कार है। वह हर चीज को तुम्हारे सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देती है, और ये ऐसे ही नहीं है। तुमने जाप में अपना दिल जिस तरह पत्थर का बनाया है वही तुम्हारे काम आ रहा है, वरना अच्छे अच्छे वो जाप मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ दिल के लिए है। और अब इसके बाद तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ी से बड़ी खूंखार बला आ जाए तो तुम डर नहीं सकते। एक सवाल और करूं मैं तुमसे? कर लो। अगर जवाब देने की बात हुई तो भला शास्त्री की क्या हिम्मत है कि तुम्हें जवाब ना दे? आखिर ये रूप गजनाली कौन है? काली देवी तो हिंदू धर्म में बड़ी ताकत की मालिक समझी जाती है। ये रूप गजनाली का क्या खेल है? जवाब में शास्त्री ने गर्दन झुका ली और बोला, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, बस इतना बता सकता हूँ कि समय खुद तुम्हें रूप गजनाली की कहानी सुनाएगा। मैंने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। कई ऐसे सवालात का जवाब शास्त्री इस तरह देता था और वह सवाल तृष्णा रह जाते। मुझे भी कोई दीवानगी नहीं थी। जिंदगी मेरी पसंद और मेरे मतलब के मुताबिक गुजर रही थी।
इसलिए बहुत ज्यादा उलझनों का शिकार होने की जरूरत भी नहीं थी। शास्त्री ये कहकर चला गया कि अब किसी भी दिन मेरी रवानगी मुतवक्का है। वो तो चला गया, लेकिन वो लोग जो मेरी तरबियत कर रहे थे बड़ी मेहनत के साथ मुझे हिंदुस्तान में बिखरे हुए उन जंगलों के बारे में तफसीलात बताने लगे जो हिंदुस्तान के नामी ग्रामी जंगल थे। वैसे भी वो मुझे जंगलों के बारे में मजीद बता रहे थे और वहाँ की खसूसियात से आगाह कर रहे थे। मैंने इन तमाम बातों को जहन नशीन कर लिया, क्योंकि जिस तरह मुझे शास्त्री ने बताया था कि हरीश मुखर्जी जंगलों का रसिया है और मुझे उसे अपने कब्जे में करना है, और उसे कब्जे में करने का एक ही बेहतर तरीका ये था कि मैं उसकी पसंद का इंसान बन जाऊं। और फिर जो कुछ शास्त्री ने शुरू किया था वो भी काबिल गौर था। सारी बात मेरी समझ में आ गई, सिवाय इसके कि काली देवी का रूप गजनाली से मुकाबला था और रूप गजनाली किसी भी शक्ल में राणा हरीश मुखर्जी के पास मौजूद थी। मुझे राणा हरीश मुखर्जी के पास अपने लिए जगह बनानी थी, ये था सारा खेल। फिर मैंने आखिरी अमल किया, यानी राजा हरीश मुखर्जी के बारे में एक बार फिर शास्त्री से सवालात किए कि वहां कौन कौन है, क्या क्या है। वो तकरीबन खासी तफसील मुझे बता चुका था। उसने ये भी बताया मुझे कि वहां रूपवती उसकी बहन है, बहुत बड़ी हैसियत रखती है, और राणा हरीश मुखर्जी अपनी बहन को बहुत चाहता है। खैर, ये कोई ऐसी अहम बात नहीं थी, वो राणा हरीश मुखर्जी का मामला था। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता था। आखिरकार शास्त्री ने मुझे बताया कि अब मुझे रवाना हो जाना है और इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुझे ये भी बताया गया कि जंगलों में शिकार के दौरान ही मुझे हरीश मुखर्जी से मुतारिफ होना है, और उस वक्त हरीश मुखर्जी कासरी के जंगलों में शिकार खेल रहा है। कासरी के बारे में मुझे तफसीलात मालूम हो चुकी थी। एक पहाड़ी जंगल था और वहाँ हर तरह के दरिंदे पाए जाते थे। मेरे साथ 2 शिकारी कर दिए गए जिन्हें एक रियासत का हुक्मरान बनाया गया था, और मुझे बताया गया था कि जब भी अगर मेरी मुलाकात हरीश मुखर्जी से हो तो मैं उसे ये बताऊं कि ये दोनों रियासत के रईस मुझे शिकार में अपने साथ लाए हैं। यहाँ से मुझे अगर मैं चाहूँ तो हरीश मुखर्जी के साथ हो जाना है। कासरी के जंगलों में रवाना होने के लिए 2 जीपों का तयन किया गया। पहाड़ी इलाकों में ये जंगल काफी वुसअत में बिखरा हुआ था और इसके बारे में भी मेरी याददाश्त में बहुत कुछ महफूज था। मेरे पास बहुत ही आला किस्म की राइफल मौजूद थी जिसे मैं बड़ी उम्दगी से इस्तेमाल कर सकता था, और इससे मैंने निशानों के बड़े बड़े कमालात दिखाए थे जिनसे शास्त्री खुद भी मुतासिर हुआ। इस तरह सफर करते हुए हम एक बस्ती में पहुंचे। ये उन आबादियों की आखिरी बस्ती थी और यहाँ हमारे लिए उम्दा किस्म के घोड़ों का बंदोबस्त था। ये घोड़े किस तरह फराहम किए गए ये तो नहीं मालूम हुआ, लेकिन इनमें से जो घोड़ा मुझे पसंद आया वो ब्राउन रंग का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था और उसकी पुश्त पर बैठकर सफर का लुत्फ आ सकता था। सामान वगैरह भी हमारे साथ मौजूद था। वो 2 आदमी जिन्हें उनकी औकात से बढ़कर हैसियत दी गई थी मेरे साथ थे, और बज़ाहिर वो जो कुछ भी बने हुए थे, लेकिन मेरे सामने हमेशा सर झुकाते थे। यहाँ से शास्त्री हमसे जुदा हो गया और हम आगे के सफर की तैयारियां करने लगे। कुछ फासले के बाद आखिरकार हम कासरी के इब्तदाई सिरे से अंदर दाखिल हो गए। इस जंगल के बारे में मुझे काफी तफसीलात फराहम कर दी गई और हकीकत यह है कि बहुत ही हसीन किस्म के मनाजिर ने हमारा इस्तकबाल किया। उस वक्त हमने एक बुलंद सी जगह अपना कैंप लगाया कि हमें पहली बार भागदौड़ सुनाई दी और हम तीनों उठ खड़े हुए। मैंने जंगल की जिंदगी का पहला हसीन मंजर देखा। एक तेंदुआ नील गाय का ताकुब कर रहा था और नील गाय अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रही थी। तेंदुए ने थोड़ी ही देर के बाद नील गाय पर झपटा मारा, लेकिन नील गाय उसे चक्कर देकर झाड़ियों में घुस गई और उसकी निगाहों से ओझल हो गई। मुझे यह मंजर बहुत ही खूबसूरत लगा। बहरहाल पहले सफर के बाद हम वहां से आगे बढ़ गए। घोड़े बहुत ही शानदार थे और उन पर सफर बहुत ही दिलचस्प रहा। हम कुर्बो ज्वार के मनाजिर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन आज का यह सफर सारा दिन जारी रहा। हमारे दाएं सिमत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले दूर दूर तक चले गए थे, जिनके दामन में पहाड़ी खच्चरों के काफले घंटियां बजाते नीचे उतर रहे थे और पहाड़ियों के दामन में बहते हुए दरिया के पानी से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते। ऐसे कई काफले हमने जाते हुए देखे। शाम के वक्त हम एक पहाड़ी गांव में पहुंच गए जहां छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। अतराफ में बिखरे हुए सन्नाटे हौलनाक मनाजिर पेश कर रहे थे। रात एक मंदिर के पास गुजारने के बाद सुबह को हमने फिर अपने सफर का आगाज कर दिया। एक छोटी सी नदी के किनारे से गुजरकर एक गहरी वादी में दाखिल हुए, जहां से नदी गुजरती हुई काफी तेज रफ्तार हो जाती थी और उसका शोर भी बेपनाह था। यहां तक कि रात हो गई। उस वक्त तहद्दे निगाह रात की तारीकियां फैली हुई थीं। कुर्बो ज्वार में छोटी छोटी चट्टानों का ये सिलसिला दूर दूर तक बिखरा हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे लातादाद इंसान रात की तारीकी में सर झुकाए घुटनों के बल बैठे हुए किसी दुश्मन की ताक में हो। चट्टानों के दरमियान झाड़ियां भी नजर आ रही थीं, जिनमें कभी कभी सरसराहटें सुनाई दे जाती। हमने जहां क्याम किया था वहां आग सुलगा दी
ताकि हशरातुल अर्ज या दरिंदे यहाँ का रुख न करें। रात काफी देर तक हम उस आग के करीब बैठे बातें करते रहे। मेरे दोनों साथी बहुत कम गो थे, या फिर वो मुझसे काफी हद तक खौफजदा भी थे। फिर आसमान पर गहरे बादल छाने लगे और मनाजिर धुंधले से हो गए। किसी भी लम्हे बारिश हो सकती थी। मैं इस सफर से अभी तक बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। सारी रात और फिर सारा दिन बारिश नहीं हुई। हालांकि बादल इस कदर गहरे छाए हुए थे कि अंदाजा होता था कि बारिश किसी वक्त भी आसमान से फिसल सकती है, लेकिन बारिश एक बूंद भी न बरसी। अब तक इन जंगलात के मनाजिर और यहाँ के माहौल ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया और मैं बेहद खुश था। लेकिन अब ये जानने के बाद कि यहाँ से हमारा अमल शुरू होगा, मैं एकदम मोहतात हो गया। हम कासरी के जंगलात में राना हरीश मुखर्जी को तलाश कर रहे थे। इतने वसी और इस जंगलात में किसी एक शख्स का मिल जाना भी एक मज़ाहिया सी बात थी। लेकिन उस रात क़याम के दौरान हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो एकदम चौंक पड़े। मेरे साथियों में से एक ने, जिसका नाम बहारी लाल था, मुझसे कहा, यूं लगता है हंस महाराज कि शायद हम अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। राना हरीश यहीं आसपास हो सकता है। ये कैसे कह सकती हो तुम? क्या इन सारे जंगलों में राना हरीश मुखर्जी ही शिकार खेल सकता है? हो सकता है कि गोली किसी और शिकारी ने चलाई हो, और यह भी हो सकता है कि किसी शिकारी का मामला ही ना हो। मैं मालूम करता हूँ, उस शख्स ने कहा और मालूमात करने चला गया। फिर कोई आधे घंटे के बाद आकर उसने बताया, महाराज, थोड़े ही फासले पर गहराइयां हैं और उन गहराइयों में खैमे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ घने जंगल हैं और वहां शायद शेर को घेरा गया है। क्या मतलब? हांका कहलाता है महाराज। रात की तारीकी में अभी थोड़ी देर के बाद आप हांके वालों की आवाजें सुनेंगे। बहारी लाल मुझे हांके के बारे में तफसीलात बताने लगा। शेर अगर कहीं नजर आ जाता है या कोई और जंगली जानवर तो उसे चारों तरफ से घेरा जाता है और एक मौका पर लाकर उस पर गोली चलाई जाती है। बहारी लाल ने बताया कि वो राना हरीश मुखर्जी ही है। तो फिर अब अच्छा तो ये होगा महाराज कि हम भी आगे चलें और उसके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच जाएं। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैंने कहा। और इसके बाद मैं अपने दोनों साथियों के साथ पैदल ही उन जंगलात की तरफ चल पड़ा। घोड़ों को हमने यहीं आजाद छोड़ दिया क्योंकि उनकी जिंदगी भी खतरे में थी। हम उनको दरख्तों से बांधकर उनकी जान नहीं लेना चाहते थे कि बंधे हुए घोड़ों पर अगर कोई दरिंदा हमला कर दे तो वो भागकर अपनी जान भी न बचा सकें। मेरे दोनों साथी भी पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे। जाहिर है काली देवी के हुक्म पर उन्हें मेरे साथ किया गया था। यकीनन उनके पास भी बहुत कुछ होगा और इसका तजुर्बा मुझे रास्ते में होता भी रहा। ये दोनों दो बड़े शिकारियों की हैसियत से मेरे साथ थे, लेकिन मेरे गुलामों की तरह मेरा साथ देते थे। जहां इंसानों की मौजूदगी का थोड़ा थोड़ा एहसास होता था, हांके वालों ने शेर को अपने बीच घेर रखा था। मेरे दूसरे साथी ने कहा, महाराज होशियार रहें, राइफल संभाले रखें। मेरी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थीं और मैंने बखूबी देख लिया था कि एक दरख्त पर छांद बांधा गया है और वहां से शेर के शिकार की तैयारी हो रही है। चुनाचे मैं भी मुस्ताद हो गया और हमने एक दरख्त के पीछे पनाह ली। लेकिन हमें यहाँ आए हुए कोई 1 घंटा गुजरा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि सामने वाले दरख्त से एक शख्स नीचे उतर रहा है। उसके हाथ में राइफल थी और गालिबन उसने जमीन पर आकर शिकार खेलने का फैसला किया। लेकिन मेरी आंखों ने उसके कुछ गज पीछे उस खौफनाक लंबे शेर को भी देख लिया जो बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ उसकी घात में आगे बढ़ रहा था। मेरे खून की रवानी एकदम तेज हो गई। बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा था ये तो। वो शख्स बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहा था जबकि शेर खुद उसका पीछा कर रहा था। ये तो शिकारी के शिकार होने वाली बात थी। शेर का और उसका फासला कम होता जा रहा था। बहारी लाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, महाराज होशियार, वो हरीश मुखर्जी ही है और इस वक्त उसका जीवन मौत की नोक पर रखा है। अभी बिहारी लाल ने अपना जुमला खत्म ही किया था कि शेर खौफनाक अंदाज में धाड़ा और उसने जकंद लगाई। वो फिजा में बुलंद हुआ ही था कि अचानक मेरी राइफल चल गई। कसम खा सकता हूं कि इसमें मेरी किसी कोशिश का दखल नहीं था। बस मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किए हों और मेरी राइफल को चला दिया हो। 1 2 3 3 गोलियां यहां चली थीं और शेर जो लंबी छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा था मेरी गोलियों का शिकार हो गया। वो 2 या 3 फुट के फासले पर राना हरीश मुखर्जी के पास गिरा और जमीन पर लौट रहा था। राना हरीश मुखर्जी या जो भी वो शख्स था पत्थर की तरह साकित हो गया। गालिबन उसके असाब उसका साथ छोड़ गए थे। फौरन ही चारों तरफ से तेज रोशनियों ने उस मंजर का अहाता कर लिया और फिर कुछ लोग दौड़ पड़े। उनकी तादाद 10 या 11 थी। वो राना हरीश मुखर्जी के पास पहुंच गए। फिर राना हरीश मुखर्जी को होश आ गया। वो थके थके अंदाज में उठ खड़ा हुआ और अपने साथियों से कुछ पूछने लगा। गालिबन वो पूछ रहा था कि गोली किसने चलाई। किसी ने भी एतराफ ना किया।
तो मैं आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलकर उनके करीब पहुंच गया। वो सब फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने झुककर शेर को देखा जो अब दम तोड़ रहा था। गोलियां बड़ी कारगर रही थीं। सिर्फ एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो शेर ने राणा मुखर्जी को चीर फाड़ कर रख दिया होता। वहां जितने अफराद थे सबकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। राणा हरीश मुखर्जी भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। फिर उसकी निगाह मेरी राइफल की जानिब उठी। एक शिकारी फौरन पहचान गया कि कौन सी राइफल से कितनी देर पहले गोली चलाई गई है। मेरी राइफल को देखते ही उसे अंदाजा हो गया कि उस वक्त शेर जिस राइफल की गोलियों का शिकार हुआ है वो यही राइफल है। उसकी आंखों में ममनूनियत के आसार पैदा हुए और उसने तारीफी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि इस वक्त आप मेरे लिए जिंदगी के फरिश्ते साबित हुए हैं। एक शिकारी भला क्यों नहीं जान सकता कि वो किन हालात का शिकार हो गया था और मौत उससे कितनी दूर रह गई थी। किसी का शुक्रिया अदा करना, और वो भी 2 अल्फाज में, बड़ी आसान और सादा सी बात है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस समय मेरा जीवन बचाया। इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं हो सकता। वही अल्फाज अदा करने थे जो इस वक्त अदा किए जा सकते थे, और मुझे खुशी है कि मैं एक बहादुर शिकारी के बर वक्त काम आ गया। मेरा नाम राजहंस है, मैंने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। और न सिर्फ राणा हरीश मुखर्जी बल्कि उसके साथ तमाम लोग हैरत से उछल पड़े। राजहंस? इधर राणा हरीश मुखर्जी मेरा हाथ छोड़कर मेरी तरफ लपका और दूसरे ने मुझे सीने से लगा लिया। तो आप हैं राजहंस, होना ही चाहिए था। आपके सिवा भला कौन हो सकता है जो इस तरह जीवन बचा लेता। हमारी खुशनसीबी है कि आप हमें मिले। मंसूबे के मुताबिक ही मेरे साथियों ने कहा। अब तुम यहाँ अपनी तारीफ कराते रहोगे या वापस भी चलोगे? अपना कारनामा सरंजाम दे दिया तुमने, अब चलो। दोनों ही का लहजा बहुत खराब था। ये सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। राणा हरीश ने चौंक कर उन्हें देखा और बोला, ये कौन है? हम जो कोई भी है राणा जी, आपका जीवन बच गया। अब आप अपना रास्ता नापें। भाई मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ, और आप लोग हैं कौन? मैं बताता हूँ राणा साहब, मैं अभी शिकार की दुनिया में नया आया हूँ। शौक बचपन की उम्र से ही रहा है। मेरे पिताजी भी एक माहिर शिकारी थे। उन्हीं के साथ जंगलों में भटकता फिरा हूँ। लेकिन हम गरीब लोग थे, गुर्बत की वजह से कोई बड़ा नाम नहीं कमा सके। बस राजा महाराजाओं के यहाँ नौकरियां ही करते रहे। मैं भी लोगों की चाकरी करता हूँ। कहानियां खत्म हो जाएं तो वापस आ जाना, हम चलते हैं, मेरे दोनों साथियों ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। राणा हरीश मुखर्जी अफसोस भरी निगाहों से मुझे और उन्हें देख रहा था। फिर उसने कहा, यह तो अत्याचार है, इतना बड़ा नाम। मैं तो ये सोच रहा था कि राजहंस जी कोई बहुत बड़े जागीरदार होंगे, और अब जब वो शिकार की दुनिया में निकले हैं तो उन्होंने अपने कारनामे दिखाए होंगे। चलें ठीक है, एक छोटा सा काम कर लिया है। आप चाहें तो मुझे अपना जीवन बचाने के लिए 150 रुपए दे सकते हैं। जरूरत नहीं है मुझे, पर मेरी औकात यही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर एक बात कहूं मैं आपसे तो इसे आप झूठ समझेंगे। नहीं महाराज, कहिए आप, क्या बात है? कितना बड़ा परिवार है आपका? राणा हरीश मुखर्जी ने सवाल किया। जितना बड़ा आपके सामने खड़ा है। मतलब ये कि मेरा कोई भी नहीं है। ये हरिचंद्र रामचंद्र जी जो मेरे साथ थे, और प्रधान सिंह जी, दोनों आपस में चाचे ताए के बेटे हैं। बस इन्हीं के साथ रहता हूँ। खाना कपड़ा दे देते हैं, थोड़ी सी तनख्वाह दे देते हैं। मैं मुआफी चाहता हूँ हंसराज जी, मैंने अपना तारुफ तो आपसे कराया ही नहीं। मेरा नाम हरीश मुखर्जी है। जामसरी में मेरी जायदाद है, वहीं रहता हूँ। शिकार का बहुत शौकीन हूँ। अगर आप चाहो तो इसी समय ने छोड़ दो, मैं आपको आपका सही मुकाम दूंगा। मैंने गहरी निगाहों से राणा हरीश को देखा, फिर बोला, मैं भी एक बात कहूँ, आप झूठ तो नहीं समझेंगे? बिल्कुल नहीं, आप कहें। आज ही मैंने दिल में फैसला किया था कि ये चंद दिन इनके साथ बिता लूं। इसके बाद इनकी नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत ही बददिमाग लोग हैं, उल्टा काम खुद करते हैं, इल्जाम मुझ पर लगा देती हैं। एक भी कारतूस जाया हो जाए तो 100 बातें सुनने को मिलती हैं। अरे तो लानत भेजिए आप इन पर, और चलिए मेरे साथ अभी और इसी समय। क्या सामान है आपका? कुछ भी नहीं। होता भी तो मैं आपसे यही कहता कि छोड़ दीजिए उन्हें आप। अभी चले मेरे साथ। मैंने खामोशी से गर्दन झुका दी। हालांकि ऐसे काम इतनी जल्दी से नहीं हो जाते, दूसरे को शुबा भी हो सकता है। लेकिन राणा हरीश मुखर्जी जिस तरह मुझसे मुतासिर हुआ कि फौरन ही मुझे अपने साथ ले जाने पर आमादा हो गया, और मैंने भी सोचा कि बहुत ज्यादा वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। मैंने राणा हरीश मुखर्जी के साथ चलने पर आमादगी जाहिर कर दी, और वो लोग मुझे लेकर अपने कैंप की जानिब चल पड़े। जामसिरी सरसब्जो शादाब शहर था। हर तरफ दरख्त लहलहा रहे थे। पता ये चला कि ये शहर राणा हरीश मुखर्जी के पुरखों ने आबाद किया, और उसके बाद से ये बहुत खूबसूरत चला रहा था। इसके गिर्द एक दरिया बहता था जो इसे शादाब करता था। हरीश मुखर्जी की हवेली भी
खूबसूरत दरख्तों में घिरी हुई थी। अंदर और बाहर से इंतहाई शानदार थी। बहुत ही आला दर्जे का मेहमान खाना बना हुआ था। इससे आगे जाकर राणा हरीश मुखर्जी की रिहायशी इमारत थी। बाहर राजाओं के से ठाट बाट थे। मुझे मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। चूंकि मैंने हरीश मुखर्जी की जिंदगी बचाई थी, जिसका तज़किरा खास खास लोगों से भी किया गया, चुनाचे मेरी बड़ी आवभगत हो रही थी। मैं यहाँ पहुँच गया जहाँ शास्त्री मुझे पहुँचाना चाहता था। एक नाम लिया था उसने, वो था रूप गजनाली। ये रूप गजनाली क्या चीज़ थी, उसके बारे में अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हुआ। हाँ, इतना पता चला था कि हिंदुओं की बहुत ही मुकद्दस देवी काली की मौजूद काली से रूप गजनाली की दुश्मनी चली आ रही है। इसका मकसद है कि रूप गजनाली भी कोई मामूली शख्सियत नहीं होगी, लेकिन इस हवेली से उसका क्या ताल्लुक है, ये तो अब बाद में ही पता चलने वाला था। यहाँ मुझे हर तरह की सहूलतें हासिल थीं। मैं मेहमान खाने में रह रहा था। मेहमान खाने के और भी हिस्से थे, लेकिन उस वक्त तन्हा मैं इस मेहमान खाने में मौजूद था। गालिबन तीसरा दिन था जब 2 खादमाएं मेरे पास आईं और उनमें से एक ने कहा, आपको राजवती जी बुला रही हैं। कौन? मैंने सवाल किया। राजवती के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जो मुझे हासिल हुई थी। राणा मुखर्जी की बहन थी, बस इससे ज्यादा उसके बारे में और कुछ नहीं मालूम। लेकिन उसने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने खादमाओं से कहा। आपको यकीन है कि राजवती जी ने मुझे ही बुलाया है? खादमाओं ने हैरान निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, इसमें यकीन ना होने की क्या बात है। मैं खामोशी के साथ उनके साथ चल पड़ा। पहली बार अंदरूनी इमारत का जायजा ले रहा था। आमतौर से बाहर के लोगों को अंदरूनी हिस्सों में नहीं बुलाया जाता। बहरहाल मैं मजबूर था। मुलाजमाएं जो बड़े खूबसूरत लिबास पहने हुए थी, मुझे लिए हुए अंदरूनी हिस्से में पहुंची और उन्होंने मुझे बहुत ही आलीशान ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, हम कुमारी जी को जाकर इतला दिए देते हैं। मैं इंतजार करने लगा। वैसे मैंने जिंदगी में राजाओं, महाराजाओं और बड़े बड़े जागीरदारों के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं तो एक मामूली से घराने का आदमी था, लेकिन यहाँ आकर पता चलता था कि इनके क्या ठाट बाट होते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और इसके बाद मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। ये क्या बेवकूफ़ी है, अब मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। लेकिन मैं उठने का इरादा कर ही रहा था कि कदमों की चाप सुनाई दी और फिर जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर सारी कोफ्त दूर हो गई। मुझे तो यह एहसास था कि हो सकता है यह कुमारी राजवती जी कोई उम्र रसीदा संजीदा सी खातून हो। उन्होंने हो सकता है रूप गजनाली के सिलसिले में ही मुझे बुलाया हो, लेकिन जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई वो 9 उम्र और शौक आंखों वाली एक हसीना थी, जिसका क़यामत खेज हुस्न ऐसा था कि एक लम्हे के लिए खोपड़ी ही पथरा गई। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत और दिल फरेब लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मैं पलक झपकाना भूल गया और उसे घूरता रहा। राजवती की उम्र बमुश्किल 20 साल होगी। फिर जब उसके सुरख रसीले होंठों की जुम्बिश हुई तो मैं जैसे ख्वाब से चौंक उठा। उसकी मुतरन्नम आवाज ने कमरे में छाया हुआ तिलिस्म तोड़ दिया। क्या तुम दिमागी तवाजुन खो चुके हो? आवाज में एक तमकनत लेकिन खूबसूरती थी। जी। मैं हैरान होकर खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि तुम कोई निचले दर्जे के इंसान हो, तुम्हें गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते? कुमारी राजवती की आवाज फिर उभरी। जी, मेरे मुंह से निकला और उसके होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। जरा अपनी आवाज पर गौर करो, ये तो बकरों जैसी आवाज है। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने जो सुना है वो तो तुम नजर नहीं आए। अचानक ही मैंने अपने आप को संभाला। मेरा चेहरा गालिबन सुर्ख हो गया था। बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक नौउम्र खूबसूरत लड़की मेरी तौहीन कर रही है। मैं खामोश रहा। वो बड़ी तमक्कनत के साथ कदम उठाती हुई आगे बढ़ी और सोफे पर बैठ गई। उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं और मध्यम सी मुस्कुराहट जिसे वो रोके हुए थी। उससे ये अंदाजा हो रहा था कि जैसे वो मेरी बदहवासी पर लुत्फ अंदोज हो रही है। मुझे बताया गया है कि तुमने मेरे भाई राणा हरीश मुखर्जी की जान बचाई है। मुझे ये भी बताया गया है कि तुम एक माहिर शिकारी हो और तुम्हारी धूम जगह जगह मची हुई है। मुझे ये भी बताया गया है कि अब तुम हमारे साथ ही रहा करोगे। क्या कहते हो इस बारे में? मैंने अब अपने आप को संभाल लिया। जितनी तौहीन हो गई थी उतनी ही काफ़ी थी। मैंने अब भी खामोशी इख्तियार की। क्या तुम खामोश रहने के लिए हमारे पास आए हो? आप ही बताइए कि आपको क्या कहकर मुखातिब किया जाता है। पहली बार मेरी आवाज़ उभरी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये हुई ना बात। हकीकत यह है कि हम तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते थे। हमें जी जी, मैं और म्याऊं म्याऊं वाले लोग पसंद नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इंसानों से इंसानों ही की तरह बातें करें। अब तुम्हारे लहजे में जो गुस्सा पैदा हुआ है वो हमें बहुत पसंद आया। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और तुम्हारी शख्सियत भी बहुत खूबसूरत।
गुस्से में तुम्हारे रुखसार सुर्ख हो गए थे और हमें इस तरह के सुर्ख चेहरे वाले नौजवान बहुत पसंद आते हैं। बात ही मुख्तलिफ हो गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने खामोशी इख्तियार की। बैठो। बैठते क्यों नहीं, बैठ जाओ। हमने तुम्हें मेहमानों की तरह बुलाया है और वैसे भी तुम हमारे मोहसिन हो। मैं एक गहरी सांस लेकर बैठ गया और फिर मैंने कहा, देखिए बात असल में यह है कि आपने सारी बातें तकरीबन सच ही कही हैं। मैं एक और सतह का इंसान हूँ। इससे पहले मैं कभी इतनी शानदार हवेली में नहीं गया। इससे पहले मैंने इतने शानदार लोगों से गुफ्तगू नहीं की। और सच्ची बात कहूँ कि इससे पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की से बात नहीं की जिसे देखते इंसान अपने होशो हवास खो बैठे। वो बोली, अच्छा जनाब, इसका मतलब है कि आपको एकदम होश आ गया है और अब आप हमें बेवकूफ़ बनाने पर तुल गए हैं। नहीं कुमारी जी, मैंने कौन सी बात में आपको बेवकूफ़ बनाया है। वैसे हम आपसे एक बात कहें, आपका नाम हंसराज है ना? जी। सिर्फ जी कहें। जी क्या होता है? वो बोली, जी मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, हमें किसी बहुत अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। हमने एक बात बहुत बुरी कह दी जिसके लिए हम आपसे मुआफ़ी चाहते हैं। हमने कहा था ना कि आप निचली सतह के इंसान हैं। आपने इस बात को ख़ास तौर से महसूस किया। नहीं मोहतरमा, सच तो सच ही है और सच से गुरेज करना मुमकिन नहीं। यह आपकी बड़ाई है। आपने किसी वजह से मुझे तलब किया। अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। किसी कदर रूठे हुए अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर बोली, ठीक है, तंज किए जाइए आप। मैंने तो आपसे माजरत कर ली है। अब आप मुझे मुआफ़ करने पर आमादा नहीं हैं तो आपकी मर्जी। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने मेरे भाई का जीवन बचाया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा, फिर कहा, बात वही आ जाती है कुमारी जी कि मैं आपके सामने बड़ी मामूली सी शख्सियत का मालिक हूँ और मेरी मजाल नहीं है कि मैं आपके सामने कोई तल्ख बात कह सकूँ। आप मुझे हुक्म दीजिए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। दोस्ती के लिए। कह चुकी हूँ कि मुझे एक अच्छे साथी और एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं तो आप राना जी से बात करें। मेरे लिए जो हुक्म उनका होगा मैं उसे सर अंजाम दूंगा, कर लूँगी। मैं खुश नहीं हुई आपसे, चलती हूँ, उसने कहा और तेज़ी से अपनी जगह से उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। कुछ अजीब सी शख्सियत थी उसकी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। कमबख्त इतनी हसीन थी कि इंसान का दिल उसके हाथों से निकल जाए। वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं झुरझुरी लेकर उठ गया। अब इतना मुअज़्ज़ज़ इंसान भी नहीं था कि आराम से ड्राइंग रूम में बैठा रहता। उठा और खुद भी वापस आकर मेहमान खाने में बैठ गया। फिर इसके बाद पूरा दिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल जिक्र होती। शास्त्री या उसके किसी हवारी ने भी मुझसे कोई राब्ता कायम नहीं किया और जब तन्हाई हुई तो सोचों के दायरे इतने वसी हो जाते कि मेरे लिए सूरत हाल को संभालना मुश्किल होता। रात का खाना भी मुझे मेहमान खाने ही में दिया गया और ये अच्छा ही था, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल थी वो भी किसी तौर परेशान को नहीं थी। शास्त्री के यहाँ भी मुझे भाजी तरकारी दी जाती थी, यहाँ भी वही होता, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी उलझन का एहसास हो रहा था। फिर रात हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। मैं भी आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर ना जाने कहाँ से नींद की देवी मेरी पलकों में दाखिल हो गई और मेरी पलकें एक दूसरे से जुड़ गईं।